भारत के मोस्ट वांटेड आतंकवादी लश्कर-ए-तैयबा के चीफ हाफिज सईद पर अब गैर हाजिरी में मुकदमा चलाया जाएगा। जम्मू के स्पेशल एनआईए कोर्ट ने हाफिज सईद को हाजिर होने का समन जारी किया है। वहीं मुंबई पुलिस भी 26/11 के केस में हाफिज सईद को समन भेजने की तैयारी में है। मुंबई पुलिस और एनआईए ने कोर्ट के समन को विदेश मंत्रालय के जरिए पाकिस्तान की हुकूमत तक पहुंचाने का फैसला किया है। भारतीय नागरिकता सुरक्षा संहिता यानी बीएनएस के तहत समन पर पेश नहीं होने के बाद हाफिज सईद पर गैर मौजूदगी में केस चलेगा। सरकार के इस फैसले की खबर आने के बाद हाफिज सईद एक बार फिर से रडार से लापता हो गया है। मरकज़े तैयब में दहशत है। जौहर टाउन में जलजला आया है। कोट लखपत जेल में कोठरियों में कपकपी है। लश्कर के आतंकी आका हाफिज सईद का हलक सूख रहा है। उसके जहन में सवाल तैर रहा है कि क्या वो घड़ी आ गई जिसके खौफजदा करने वाला ख्वाब वो पिछले कुछ वक्त से देख रहा था। हाफिज सईद के इस खौफ का सबब है वो कदम जो सरहद के इस पार से उठा है, जिसने लश्कर के काडर को बुरी तरह डरा दिया है। असल में 2025 के पहलगाम के आतंकी हमले के सिलसिले में जम्मू कश्मीर के स्पेशल एनआईए कोर्ट ने हाफिज सईद को हाजिर होने का समन जारी किया है, क्योंकि इस साल नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने पहलगाम आतंकी हमले की सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की थी। इस चार्जशीट में एनआईए ने हाफिज सईद को भी आरोपी बनाया था। हाफिज सईद को उसकी निजी हैसियत के साथ साथ लश्कर-ए-तैयबा और द रेजिस्टेंट फ्रंट के आका के तौर पर आरोपी बनाया गया है। टीआरएफ को लश्कर-ए-तैयबा का फ्रंटल टेरर ऑर्गेनाइजेशन माना जाता है, जिसने पिछले साल पहलगाम के टेरर अटैक की जिम्मेदारी ली थी। चूंकि हाफिज सईद हिंदुस्तान में नहीं रहता, इसीलिए अब पहलगाम टेरर केस में उसको समन भेजकर कानूनी प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी हाफिज सईद 26/11 का मास्टरमाइंड और पहलगाम अटैक का साजिशकर्ता। अब इसके लिए पूरी तैयारी भारत सरकार कर चुकी है। सम्मान दिया जाएगा पाकिस्तान को और ये भारत की गृह मंत्रालय और एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा पाकिस्तान भेजा जाएगा। जैसे 26/11 के बाद डोजियर सौंपा गया और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर यह बताया गया कि पाकिस्तानी आर्मी, पाकिस्तानी आईएसआई और पाकिस्तानी सरकार हाफिज सईद जैसे आतंकियों को पनाह देती है। चूंकि भारत और पाकिस्तान के बीच एक्सट्राडिशन ट्रीटी यानी प्रत्यर्पण की संधि नहीं है, इसीलिए हाफिज सईद एनआईए के समन पर तो भारत नहीं आने वाला। इसीलिए एनआईए ने अगला स्टेप भी प्लान कर लिया है। हाफिज सईद को प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर यानी वांछित भगोड़ा घोषित किया जाएगा, जिससे उसको भारत के हवाले करने का पाकिस्तान पर इंटरनेशनल दबाव बन सके। हमारा देश का नया कानून भारत नागरिक सुरक्षा संहिता के धारा 356 के मुताबिक हमने कोर्ट में अर्जी की थी कि 26/11 के आतंकी हमले बम्बई में जो हुआ था, उसके जो साजिश करता है, जिन पर पाकिस्तान ने अभी कुछ कार्रवाई नहीं की, यानी हाफिज सईद लखवी, जकीर लखवी, फिर मेजर अब्दुल पाशा और कई ऐसे 6 आरोपी हैं कि जिनके खिलाफ पाकिस्तान ने आज तक चालढकली की थी। इसलिए हमने कोर्ट को दरखास्त की कि हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी, जिनके पुढाकार से जो ये नया कलम डाला गया है, जिसके आधार पर इन भगोड़े के खिलाफ हम प्रोक्लेमेशन इशू करें, अगर वो प्रोक्लेमेशन के बाद पाकिस्तान से ना आते हैं और ट्रायल को फेस नहीं करते, तो उनके इन एब्सेंस हम ट्रायल चला सकते हैं। और इसलिए कोर्ट ने हमें परमिशन दे दी और कोर्ट की परमिशन दे दी गई। अभी तारीख रखी है 17 सितंबर को, अगली तारीख रखी है। तब तक हमने मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को लेटर कोर्ट के आदेश से लिखा है और उसमें मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को बता दिया है कि पाकिस्तान में इनको प्रोक्लेमेशन इशू किया जाए, ताकि ये 6 भगोड़े हैं ये बंबई के कोर्ट के सामने पेश है। हाफिज सईद सिर्फ पहलगाम के आतंकी हमले का वांटेड नहीं है, लश्कर-ए-तैयबा और जमात-उद-दावा का चीफ
हाफिज सईद। 2005 के दिल्ली बम ब्लास्ट, 2006 के मुंबई के लोकल ट्रेन सीरियल ब्लास्ट और 26/11 के मुंबई टेरर अटैक का भी वांटेड है। अब मुंबई आतंकी हमले के सिलसिले में भी उसको समन भेजने की तैयारी है। इसके लिए मुंबई पुलिस ने गृह मंत्रालय से संपर्क किया है। गृह मंत्रालय इंटरपोल के जरिए हाफिज सईद और जकीउर रहमान लखवी समेत 6 लोगों को समन भिजवाए। इनमें साजिद मीर, अबू अलकामा, आसिफ उर्फ अबू खहाफा और मेजर अब्दुर रहमान पाशा शामिल है। इस कानूनी प्रक्रिया का मकसद ये साबित करना है कि हाफिज सईद और दूसरे पाकिस्तानी आतंकवादियों को भारत की अदालतों ने अपना पक्ष रखने का पूरा मौका दिया। उसके बाद इन सबके ऊपर इन अब्सेंटिया यानी गैर मौजूदगी में मुकदमा चलाया जाएगा, जिसका प्रावधान भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी BNSS की धारा 356 में। बात जाहिर है कि वो हाजिर नहीं हो सकते, फिर उसके खिलाफ हम जो भी 26/11 के बारे में इन भगोड़े के खिलाफ जो सबूत है वो कोर्ट में पेश करेंगे और हम उसके फाइनल जजमेंट तक पहुंच जाएंगे। इसलिए मुंबई पुलिस कमिश्नर देवेन भारती जी ने हमें खत लिखा था और उन्हें हमसे दरख्वास्त भी की थी कि इन 6 लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई जंग शुरू की जाए और उसके आधार पे ही हमने कोर्ट में अर्जी कर दी है। जहां तक अब तक हमने मुंबई के कोर्ट प्रीमाइसेस, मुंबई हाई कोर्ट और अदर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट, इनमें प्रोक्लेमेशन हमने पब्लिश कर दिया पंच के सामने और आगे कानूनी कार्रवाई है जो हमारा नया कानून के तहत है, उससे हम पूरे आगे चलेंगे। हाफिज सईद पर भारत और अमेरिका समेत कई देश पहले ही पाबंदियां लगा चुके हैं। कोर्ट समन और प्रोक्लेम्ड अफेंडर घोषित किए जाने से हाफिज सईद के ऊपर अंतर्राष्ट्रीय नियमों के तहत कार्रवाई का रास्ता साफ होगा। पाकिस्तान के लिए हाफिज सईद का बचाव करना और उनको सौंपने में आनाकानी करना मुश्किल हो जाएगा। 2019 में जब पाकिस्तान को FATF की स्क्रूटनी में था और FATF की कहीं पाकिस्तान को ही आतंकवादी देश ना घोषित कर दे, तो इस वजह से उन्होंने कुछ आतंकवादियों के खिलाफ एक्शन लिया और उसी एक्शन का पार्ट रहा कि हाफिज सईद वहाँ की जेल में है और उसको शायद 42 साल की सज़ा सुनाई हुई है। मैं नहीं जानता क्योंकि वो किस तरह की जेल भुगत रहा है या काट रहा है, क्योंकि सब लोग जानते हैं, सारी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान सरकार का उसको संरक्षण प्राप्त है और वो वहीं से जेल से बैठकर ही विभिन्न आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देता है। परंतु ये कानूनी प्रक्रिया है जो एब्सेंशिया ट्रायल करने के लिए जिसकी ज़रूरत है, और मैं यूँ समझता हूँ कि NIA ने बहुत उचित कदम उठाने का निर्णय लिया है, जिससे ये पाकिस्तान में रहने वाले आतंकवादी ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोज हो सके। हालांकि कानून के बहुत से जानकारों का यह भी कहना है कि हाफिज सईद को NIA का समन सर्व करने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान एक ढीठ मुल्क है। उसको अगर इंटरनेशनल लेवल पर बेइज्जती की परवाह होती तो वो अपने आतंक के अड्डों पर कब का ताला लगा देता। पाकिस्तान का और उसके पालतू आतंकी संगठनों का तो एक ही इलाज है। पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ और धर्म के आधार पर चिन्हित कर जो लोगों को मौत के घाट उतारा गया, उसके बाद भारत ने 7 से लेकर 10 मई 2025 तक सैनिकी कार्रवाई की और पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया। और आतंकवाद से निपटने का यही एक तरीका है, क्योंकि अगर हम समझें कि किसी कानूनी प्रक्रिया का पाकिस्तान जवाब देगा तो ये तो बिल्कुल ही काल्पनिक बात है। 26/11 की आतंकी घटना के बाद जब पाकिस्तान ने कबूल भी कर लिया कि वही उनके नागरिक इस घिनौनी वारदात में पूरी तरह से शामिल थे, उसके बाद भी जो वहाँ पे कानूनी प्रक्रिया, फौजदारी की प्रक्रिया चली, उसका कोई नतीजा नहीं निकला। 26/11 की जो ट्रायल्स हैं, उसके जो अभियुक्त हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। 2008 से 2026 हो गया। तो ये सोचना कि पाकिस्तान
किसी अभियुक्त को वापस भेज देगा, ये तो काल्पनिक बात है। जितने विश्व के शक्तिशाली मुल्क हैं वो आतंकवाद से एक ही तरीके से निपटते हैं जिस तरह से अमेरिका ने एबटाबाद में जाकर ओसामा बिन लादेन को नस्ते नाबूद किया। पाकिस्तान के ट्रैक रिकॉर्ड से तो ये बात सही लगती है। 26/11 का मुंबई अटैक हो या फिर पठानकोट एयरबेस पर हमला, पाकिस्तान ने हर बार कानूनी कार्रवाई का वादा करके भारत को धोखा दिया। आतंकी संगठनों पर कार्रवाई के नाम पर बस उनके नाम बदले। हाफिज सईद तो हाईली प्रोटेक्टेड इंडिविजुअल है। पाकिस्तान का दावा है कि हाफिज सईद लाहौर की कोट लखपत जेल में कैद है और अपने जुर्म की सजा काट रहा है। हालांकि खबर है कि पाकिस्तान ने हाफिज सईद को लाहौर के मियां मीर कैंट इलाके में एक सेफ हाउस में रखा हुआ है और वहीं से वो अपना आतंकी नेटवर्क चला रहा है। सिक्योरिटी अगर इनको ना दे उनकी लोकल सिक्योरिटी एजेंसीज, पुलिस या आर्मी, तो ये लोग, क्योंकि इन लोगों की इतनी दुश्मनी है, ये कब के समाप्त हो जाते। मुझे ध्यान पड़ता है कि इसके घर पर भी एक बार बम ब्लास्ट हुआ था और जिसमें शायद 2 या 3 आदमी मारे गए थे, लेकिन ये स्वयं बच गया था। तो ये हाफिज सईद वगैरह आतंकवादियों को तो पूरा संरक्षण मिलता है, वरना तो ये कभी केस समाप्त हो गए होते। हाफिज सईद के डिप्टी या जमात उद दावा के नायब अमीर सैफुल्लाह कसूरी ने भी ये बात कबूली है कि हाफिज सईद लगातार पाकिस्तान के फौजी अफसरों और हुक्मरानों के कांटेक्ट में है। मुझे अमीर मोहतरम के साथ उनकी इताअत में, उनकी रफाकत में चलते हुए इन 40 सालों में हमने देखा है, हुक्मरान फौजी हो या सिविल, जब भी किसी हुक्मरान ने कोई खराबी करने की कोशिश की है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अमीर मोहतरम ने कभी मुलाकात करके तन्हाई में, कभी अपने किसी खास साथी कारकुन के जरिए खत लिख के हुक्मरानों को कलमाए हक पहुंचाया भी है, उनको समझाया भी है, उनको नसीहत भी की है। और ये अल्लाह के फजल करम से गुज़श्ता 40 साल का हमारा किरदार है। तो मैं अल्लाह तबारक तआला से दुआ करता हूँ कि रब ताला आइंदा भी हमें इस किरदार को निभाने की तौफीक अता फरमाए। हाँ, अब पाकिस्तान ने इतना एहतियात जरूर बरता कि हाफिज सईद रैलियों में तकरीर करता नजर नहीं आता। उसकी बंद कमरों की बैठकों के वीडियो भी नहीं आते, ताकि पाकिस्तान ये कह सके कि उसने हाफिज सईद को कैद कर रखा है। वैसे लश्कर चीफ को लेकर पाकिस्तान के इस कदर मुहतात होने की एक और वजह भी है। पिछले कुछ सालों में हाफिज सईद के कई साथी दहशतगर्द पाकिस्तान के भीतर ढेर किए जा चुके हैं। हाफिज सईद के लिए फंडिंग करने वाला कारी अब्दुल रहमान पिछले साल 31 मार्च को कराची में मारा गया। इससे पहले जम्मू कश्मीर में एक्टिव रहे जियाउर रहमान उर्फ नदीम को पंजाब सूबे के झेलम में 15 मार्च 2025 को गोली मार दी गई। लश्कर का एक और आतंकवादी गाजी अबू सैफुल्लाह 19 मई 2025 को सिंध सूबे में अज्ञात हमलावरों के हाथों हलाक कर दिया गया था। 31 अक्टूबर 2025 को लश्कर के एक और कमांडर शेख मोइज मुजाहिद को पाकिस्तानी पंजाब के कसूर शहर में गोली मार दी गई। इस साल 28 अप्रैल को हाफिज सईद के एक और करीबी शेख यूसुफ अफरीदी को नामालूम अफराद ने खैबर पख्तूनख्वा सूबे में कत्ल कर दिया था और 2 दिसंबर 2023 को लश्कर के आतंकी हंजला अदनान को कराची में मार दिया गया था। अपने साथियों के एक के बाद एक नामालूम अफराद के हाथों हलाक होते देख सुनकर हाफिज सईद अब मुनीर की फौज की संगीनों के साए में खौफ की जिंदगी जी रहा है और उसने जहरीली तकरीरों की जिम्मेदारी अपने बेटा तलहा सईद और अपने नायब सैफुल्लाह कसूरी और नसीर मदनी जैसे लश्कर के कमांडर्स को सौंप दी है, जो आए दिन ये दम भरते रहते हैं कि हाफिज सईद तो जिहाद का सबसे बड़ा सरबराह है। उसने कश्मीर में 10,000 जिहादी भेजे। सुनो, यही हाफिज सईद ने कुर्बानी दी, आज वो जेल में है, मगर ये पाकिस्तान का पहला कैदी होगा जिसकी गवाही देने वाला कोई नहीं था, मगर उसको सजा दी
सिर्फ इस वजह से उसने 10,000 बच्चा कश्मीर के लिए मातरे वतन की कुर्बानी के लिए पेश किया, मगर उसको सजा देके बनारसी ठगों ने अंदर रखा हुआ है। मगर वो आज भी चुप है, ना कोई रिक्शा चलाया, ना कोई दरख्त काटा, ना किसी की दुकान का शटर तोड़ा। कितने ये कमांडो लड़के हैं, मगर आज तक इन्होंने मुल्क की चिड़िया भी नहीं मारी। पहलगाम हमले के बाद भी लश्कर के जिस आतंकवादी सैफुल्लाह कसूरी ने इसका क्रेडिट लिया था, वो अब दहशतगर्दों के नए रंग रूटों को गजवाए हिंद और भारत पर विजय के ख्वाब दिखाता रहता है। कई लोगों को बड़ी जल्दी कि कश्मीर आजाद क्यों नहीं हो जाता। हम कहते हैं साथियों, इसमें भी अल्लाह तबारक तआला की बड़ी हिकमत है। हमारा ईमान ये गवाही देता है, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इस कश्मीर ने गज़वाए हिंद का गेटवे बनना है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पेशीन गोइयां हैं, की पेश गोइयां हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहादीस में जो हिंद के मुतल्लिक आपने बातें इरशाद फरमाई है, इंशाअल्लाह उन्होंने हरफ ब हरफ सच साबित होना है। हिंदुस्तान से बुत परस्ती का खात्मा होना है और पूरे हिंद पे क़यामत कायम होने से पहले पहले इंशाअल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का परचम लहराना। सैफुल्लाह कसूरी की ये जहरीली तकरीर इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान हाफिज सईद को जेल में डालने का स्वांग रच रहा है। हकीकत यही है कि पाकिस्तान दहशतगर्दों को पालने पोसने का सिलसिला बदस्तूर जारी रखे हुए है। इसका ताजा सबूत पाकिस्तान से आया ये वीडियो है। ये तस्वीरें पाकिस्तानी पंजाब के बहावलपुर से आई हैं। चमचमाती दमकती ये इमारत असल में आतंकी संगठन जैश-ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर मरकज सुभान अल्लाह है। ये वही मरकज सुभान अल्लाह है जिस पर 7 मई की रात भारत के जाबाजों ने अटैक किया था और जैश के हेडक्वार्टर को तबाह कर दिया था। हालांकि शहबाज शरीफ की भतीजी मरियम नवाज की सरपरस्ती में मरियम की हुकूमत से मिली लाखों की इमदाद से जैश का हेडक्वार्टर फिर से दहशतगर्दों के अड्डे के तौर पर एक्टिव हो गया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक बार फिर से बहावलपुर और मुरीदके यानी जैश ए मोहम्मद का आतंकी अड्डा बहावलपुर में और मुरीदके में लश्कर तौयबा के आतंकी अड्डों को फिर से ठीक करने का काम शुरू कर दिया गया था और इसके लिए पाकिस्तानी सरकार के साथ पाकिस्तानी आर्मी ने पैसे इकट्ठे किए। यहाँ तक कि इन आतंकियों के फ्रंट फेस ऑर्गेनाइजेशंस ने भी एनजीओ की आड़ में पैसे इकट्ठे करने के बाद अब इसको तैयार कर लिया है। जिस मरकज़ के अंदर ऑपरेशन सिंदूर में पूरी तरह से तबाही के बाद गोलों के निशान थे, अब उसको फिर से ठीक कर लिया गया है और यहाँ पर एक बार फिर से आतंकी कैंप लगाने की तैयारी शुरू हो गई है। बहावलपुर से आई ये तस्वीर इस बात का एविडेंस है कि पाकिस्तान को न सुधरना है न वो सुधरेगा। जब भारतीय सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर में दहशतगर्दों के अड्डे तबाह कर दिए, तब भी पाकिस्तान के आला आर्मी ऑफिसर्स आतंकियों के जनाजे में शामिल हुए थे, नमाज जनाजा पढ़ी थी। तब भी शहबाज सरकार ने इन आतंकी अड्डों की मरम्मत में मदद करने का भरोसा दिया था। ऐसे में अगर जैश का मरकज सुभान अल्लाह और लश्कर का मरकज़े तैयबा फिर से आतंक के प्रचार प्रसार में जुट गए हैं तो किसी को हैरानी नहीं होनी चाहिए। जब सरकार का संरक्षण प्राप्त हो तब ये तो होगा, क्योंकि पाकिस्तान आतंकवादियों को कंट्रोल करने में कोई सीरियस नहीं है। ये बात उनको अभी तक समझ में नहीं आई है कि आतंकवादी किसी के मित्र नहीं होते। वो उनके अपने देश में कितनी घटनाएं करते हैं, किस तरह से लोगों को, निर्दोष लोगों को मारते हैं। कभी किसी स्कूल पर अटैक हो जाता है, कभी मस्जिद पर अटैक हो जाता है। लेकिन ये एक सोच का सवाल है। जब पाकिस्तान सरकार की सोच ही इस तरह की है तो उसमें क्या किया जा सकता है। इसीलिए हाफिज सईद को हाजिर होने का समन भेजकर भारत ने कानूनी प्रक्रिया को कंप्लीट करने का फैसला किया। इसका मकसद यूनाइटेड नेशंस से लेकर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स तक हर इंटरनेशनल फोरम पर यह साबित करना है कि हमने कानून का रास्ता अपनाया।
हाफिज सईद पूरी दुनिया का एक वांटेड आतंकवादी है और जो आतंकवादियों का सरगना है उसका वो नेतृत्व करता है। और हिंदुस्तान में जो बड़े बड़े आतंकवादी हमले हुए, उन हमलों को अंजाम देने वाले जो संगठन हैं, जो तंजीम है, उसके वो मुखिया हैं। और उनके नाम कई बार, उस व्यक्ति का नाम कई बार हमारे देश में छानबीन के दरमियान, आतंकवादी घटनाओं की छानबीन के दरमियान निकल करके आया है। तो ये तो बहुत पहले होना चाहिए था। और जितना जल्दी हो पाकिस्तान को भारत सरकार, NIA इस स्थिति में उस तैयार करे कि अगर भारत से रिश्ता रखना है तो सबसे पहले हाफिज सईद को हमको दो और हम भारत के न्यायालयों में उसके खिलाफ मुकदमा करेंगे और उस मुकदमे के बाद जो भी कोर्ट का फैसला होगा वो उसको हाफिज सईद को और पाकिस्तान को स्वीकार करना पड़ेगा। फिर भी अगर पाकिस्तान ऐसे न माना, दहशतगर्दी की दुकान बंद नहीं की, तो ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 होना तय है।